स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं मनमोहन घोष की, एक ऐसे इंडियन पोइट जो इंडिया में जन्मे, इंग्लैंड में पले बढ़े और पूरी ज़िंदगी एक आउटसाइडर जैसा फील करते रहे। अगर आप कभी हॉस्टल या जॉब या पढ़ाई की वजह से घर से कभी दूर रहे हो तो आप इनकी पोइट्री को अच्छे से और दिल से समझ सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 1869 कोलकाता में। ये फैमिली बिलोंग टू ए वेल एजुकेटेड बंगाली ब्रह्मो फैमिली। फादर थे डॉक्टर कृष्णानंदन घोष, ए प्रोग्रेसिव थिंकर एंड फॉलोअर ऑफ ब्रह्म समाज। इनकी मदर का नाम था स्वर्णलता देवी। एल्डर ब्रदर ऑफ श्री अरबिंदो घोष, द ग्रेट फिलोसफर, पोइट एंड नेशनलिस्ट। इनके बड़े भाई थे ये श्री अरबिंदो घोष जी के, जो खुद एक पोइट थे। इनकी जो फैमिली है वो स्ट्रांगली बिलीव्ड इन वेस्टर्न एजुकेशन विच शेप द मनमोहन घोष लिटरेरी कैरियर। ये जो फैमिली है इनकी वो वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दे रही थी, जिसकी वजह से इनका जो इनिशियल फेज है, जो लिटरेरी कैरियर है, उसको शेप मिली थी। और वैसे बच्चे मनमोहन घोष जी को इनको सिर्फ 10 साल की उम्र में ही इंग्लैंड भेज दिया गया था। He was sent to England at the age of 10, educated at English public school and universities, grew up away from India which caused, ये इंडिया से दूर रहकर इनका जो परवरिश हुई थी, अपने घर से दूर रहते, इसलिए उनको क्या है, लोनलीनेस और थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ था। और सेम वही इन्होंने अपनी पोइम्स और राइटिंग में लिखी हुई है। जिस प्रकार क्या आजकल क्या है, अगर कोई 10 से 12 साल का बच्चा अगर बोर्डिंग स्कूल में चला जाए तो इमेजिन करो उसके घर की यादें रहेंगी, लोनलीनेस, इमोशनल गैप रहेगा। एग्जैक्टली यही हुआ था मनमोहन घोष जी के साथ। इंग्लैंड में उन्होंने टॉप लेवल की एजुकेशन ली, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी, इंडिया उनका घर था, लेकिन इंग्लैंड उनका वर्ल्ड बन गया। और जब आप कहीं के पूरे नहीं होते तो अंदर का एक एलाइनेशन डेवलप हो जाता है। इसलिए इनकी पोइट्री में एक्साइल, लोनलीनेस, इमोशनल पेन बहुत क्लियरली दिखाई देता है। ए डीप सेंस ऑफ एक्साइल, लोनलीनेस एंड एलाइनेशन, एंड अनहैप्पी चाइल्डहुड एंड adolescence. These emotional struggle later become central theme in his poetry, जो सेंट्रल थीम बन गई थी बाद में इनकी पोइट्री के। नेक्स्ट देखते हैं हम लिटरेरी कैरियर। ये जो प्रेम वीरा है, ये इनका अर्ली पोइट्री कलेक्शन था। इसमें रोमांस और क्लासिकल इन्फ्लुएंस दिखता है। जैसे कोई स्टूडेंट्स पहले इमोशनल पॉइंट्स लिखता है और बाद में मैच्योर हो जाता है, तो ये उनका क्या लर्निंग फेज था एक। अर्ली पब्लिकेशन 1890 प्रेम वीरा, ए कलेक्शन ऑफ पोएम शोइंग रोमांटिक एंड क्लासिकल रिफ्लुएंस। मेजर पब्लिश्ड वर्क ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। कौन कौन से थे वो डिस्कस करते हैं। 1898 में लव सॉन्ग्स एंड एलेगीज पब्लिश्ड इन लंदन। पब्लिशर थे इसके एल्किन मैथ्यूज एंड सीरीज थी सेलिंग गार्लैंड सीरीज। दिस वॉज द ओनली पोइट्री कलेक्शन पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ये उनकी एक ही बुक थी जो उनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुई थी। इसको पब्लिश किया था लेकिन एल्किन मैथ्यूज ने। इस बुक में उन्होंने क्या दिखाया, इस बुक में उन्होंने लव, लॉस, डेथ और सैडनेस, ये सब कुछ डीपली इमोशनल फॉर्म में प्रस्तुत किया है। दिस बुक established him as a serious Indian poet in English. Later works most unpublished during his life, जो इनकी जिंदगी के दौरान जो अनपब्लिश्ड रह गए थे। इन्होंने सिर्फ शॉर्ट पोइम्स ही नहीं लिखी थी, बल्कि एम्बिशियस लॉन्ग पोइम्स भी लिखी थी। Manmohan Ghosh remained a dedicated poet even though he received little recognition during his life. His longer and ambitious works includes Perseus, The Gorgon Slayer, Nala and Damayanti, based on Indian myth, Orphic Mysteries, Immortal Eve, Adam Alarmed in Paradise, मिस्टीरियस, द पोइटिक स्क्वेल था ये।
इससे क्या क्लियर होता है, ईस्ट और वेस्ट को दोनों ट्रेडिशन को ये जोड़ के चल रहे थे। जैसे इसमें नाला एंड दमयंती क्या है, इंडियन थे और बाकी इनमें से कुछ जो है ये वेस्टर्न थे। इस प्रकार वो जो इंडियन और वेस्टर्न दोनों का एक मिक्स, एक ब्रांड बना के चल रहे थे। इनके मरणोपरांत जो जो इनके वो पब्लिश हुए थे उसके देखते हैं को किसने पब्लिश किया था। आफ्टर दैट जिंदगी में इनको फेम नहीं मिली थी, लेकिन डेथ के बाद इनको रिस्पेक्ट मिली। जो कई आर्टिस्ट के साथ ऐसा ही होता है कि उनके मरणोपरांत उनके जो फेमस राइटिंग है वो पब्लिश होती है और उसको क्या पीपल रिकॉग्नाइज करते हैं, जिससे इनको मरणोपरांत उनको फेम मिलती है। 1926 सॉन्ग ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। इसको एडिट किया था लॉरेंस बियॉन ने। इंक्लूडेड ए मेमोरियल ऑन मनमोहन घोष। 1970 से 1971 कंप्लीट वर्क्स 5 वॉल्यूम। इनका जो कंप्लीट वर्क था 5 वॉल्यूम्स है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पब्लिश करवाया था। इनकी एडिटर उनकी डॉटर थी। shows how deeply he was respected as a teacher of English literature। मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक पोइट ही नहीं, एक ग्रेट टीचर ऑफ इंग्लिश भी मानती थी। थीम ऑफ इस पोइट्री क्या थे, उनके थीम क्या क्या थे? ये थीम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके कौन से थीम पर ये लिखते थे। सेंस ऑफ एक्साइल एंड अलाइनेशन, क्योंकि वो अबोर्ड चले गए थे इसलिए वो अकेले पढ़ाई की थी। लव, डेथ एंड सोरो, क्लासिकल मिथ थी। कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, नास्टागोलिया एंड इमोशनल स्प्रिंग था। स्टाइल एंड लिटरेरी इंपॉर्टेंस, उनका जो स्टाइल है बिल्कुल क्लासिकल ट्रेनिंग वाला था। ग्रीक, लैटिन, रोमांटिक पोइट का इन्फ्लुएंस उनकी राइटिंग में देखने को मिलता था। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन ट्रेडिशंस। रोमांटिक टोन सिमिलर टू कीट्स एंड शेली। कीट्स एंड शेली की जो टोन है उससे सिमिलर थी इनकी। हाईली पॉलिश्ड लैंग्वेज एंड रिफाइंड टेक्निक थी। जॉर्ज सैम्पसन ने राइटली रिमार्क क्या किया उन्होंने, मनमोहन घोष इज द मोस्ट रिमार्केबल ऑफ इंडियन पोइट्स हु रोट इन इंग्लिश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको इन्हें प्राइज किया गया था और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी किया गया था, जो इन्होंने इनका जो तारीफ की थी। चलिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये देखते हैं। दिस इज वन नोट रिव्यू, वन टाइप ऑफ रिव्यू वी कैन से। वन ऑफ द अर्लीस्ट पोइट इंडियन पोइट राइटिंग इन इंग्लिश थे। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्साइल कॉन्शियसनेस इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ब्रिज बिटवीन इंडियन थीम्स एंड वेस्टर्न क्लासिकल फॉर्म। इंपोर्टेड फिंगर बिफोर टैगोर एंड औरबिंदो। वन लाइन एग्जाम रेडी कंक्लूजन देखते हैं इनके बारे में। मनमोहन घोष वाज ए क्लासिकल इंडियन पोइट whose poetry reflect exile, alienation, deeply emotional intensity shaped by Western education and Indian sensibility। जो दोस्तों इनका क्या है, मनमोहन घोष एक अर्ली इंग्लिश पोइट थे जिनकी पोइट्री में एग्जाइल, इमोशंस और क्लासिक ब्यूटी मिलती है। वो रिकॉग्नाइजेशन से ज़्यादा डेडिकेशन पे ध्यान देते थे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।